जेनजी के लिए कल की सुबह कैसे होने वाली है? 1000 सीटों के लिए 12 लाख युवा भागे जा रहे हैं। इन पर इतना दबाव बनाया किसने? शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कल की सुबह कुछ बदलने नहीं वाला। इस्तीफा आ गया लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला। सर, ये धारणा मजबूत हो जाएगी कि इसी तरह का प्रोटेस्ट करने से बदलाव आएगा। उसको आपने आंख खोले बिना ही सड़कों पर भेज दिया तो सड़कों पर फिर क्रांतियां नहीं होती, हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। युवाओं में अभी थोड़ी मासूमियत बाकी होती है तो थोड़ा भोलापन होता है। वो इन मंजे हुए राजनेताओं के खेल समझते भी नहीं है। दोनों ही ओर अपने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ साधे जा रहे हैं और मुझे डर ये है कि इस चक्की में जो हमारा युवा है वो बेचारा पिस जाएगा। ये गाना याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर मैं उसको जेनजी के लिए गा दूं। नजरों में अपनी जब गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही जब घिरने लगो। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न देश में चल रहे पेपर लीक प्रोटेस्ट के ऊपर है। तो पिछले कुछ घंटों में एक खबर आई है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इसको जेनजी के द्वारा एक बहुत बड़ी जीत के तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, अब जेनजी के लिए कल की सुबह कैसे होने वाली है? और कल और क्या इस सब के बाद जितना कुछ हुआ, कुछ वास्तविक बदलाव एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या? तो तुमने जवाब खुद ही दे दिया, मैं इसमें क्या बोलूं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आपने आंदोलन करा, आपको लग रहा था कि मंत्री के इस्तीफे से बात बनेगी, आपको इस्तीफा मिल गया, बधाई हो। लेकिन हाँ, अच्छा सवाल है कि अब कल की सुबह अलग कैसे होने वाली है। कल क्या बदल जाने वाला है? क्या बदल जाने वाला है पता नहीं, तुम बताओ क्या बदलेगा कल। मंत्री बदल गया है और क्या बदला है? मंत्री तो बदल गया और शायद अच्छा हुआ, मंत्री बदल गया, ठीक है। एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बदला गया है और भी कई अफसर हैं उनको भी हटाया गया है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उनकी जवाबदेही है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है व्यवस्था चलाने की, वो नहीं चला पाए तो उनको हटना पड़ा, वो ठीक है। पर कल क्या क्या बदला हुआ होगा मैं जानना चाहता हूँ। बैठो बैठो। हाँ ठीक है, और क्या बदला हुआ होगा? सर, ये धारणा मजबूत हो जाएगी कि इसी तरह का प्रोटेस्ट करने से बदलाव आएगा। चलो शुरू से शुरू करें। भारत में अभी हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 युवा आत्महत्या करते हैं। जेनजी उनकी बात हो रही है। कितने? 15,000। और पिछले 15 सालों में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है, दोगुना। हम क्यों जेनजी और आत्महत्या के आंकड़ों से बात शुरू कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी थी अभी नीट पेपर लीक के साथ। 10 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी और वही मूल मुद्दा था, वही असली बात थी कि हमारे युवा जबरदस्त दबाव में हैं, तनाव में हैं। वही तो असली ह्यूमन ट्रेजेडी है ना, हमें उसी का तो समाधान चाहिए ना। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं, बैठ जाओ। 15,000 युवा प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है हर साल, और ये आंकड़ा 15 साल पहले की अपेक्षा लगभग दोगुना हो गया, 80-90% बढ़ा हुआ है। आशंका यह है कि भविष्य में और बढ़ेगा ही। अब एक और आंकड़ा सुनो, इन 15,000 में से सिर्फ 1,500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का कारण होता है फेलियर इन एग्जामिनेशन। जिन्होंने आत्महत्या सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उनको किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। 15,000 में से 1,500 जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षाओं से था, और इन 1,500 में से भी और बहुत 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 कम है जिनका जिनका संबंध पेपर लीक की किसी घटना से हो, विशेष घटना से। क्योंकि पेपर कोई पहली बार नहीं लीक हुआ है, हम जानते हैं पिछले 10-15 सालों में पेपर्स लगातार लीक हुए हैं, दर्जनों बार लीक हुए हैं, दर्जनों बार, ठीक है। तो पेपर लगातार लीक होते रहे हैं और हमने ये पाया है कि 15,000 में से सिर्फ 1,500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम जेनजी की बात कर रहे हैं, जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षा में उनकी परफॉर्मेंस से होता है। और उन 1,500 में से भी और शायद बमुश्किल 10 से 20 होते हैं जिनका संबंध, जिनकी दर्दनाक मृत्यु का, आत्महत्या का संबंध पेपर लीक से होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बाकी सब, लगभग बाकी सारे के सारे 14,990 वो युवा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? और उनके लिए कल क्या बदल गया? क्या बदल गया? क्या हम मूल समस्या को समझना भी चाह रहे हैं? मूल समस्या यह है कि भारत अपने बच्चों और अपने युवाओं के साथ जबरदस्त नाइंसाफी करता है, यह है मूल समस्या। और ताज्जुब मुझे इस बात पर होता है कि इस मूल समस्या को स्वयं युवा ही नहीं समझना चाहते, जबकि नाइंसाफी उन्हीं के साथ हो रही है लगातार। मैं इसे नाइंसाफी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब उनके साथ समाज का, व्यवस्था का, परिवार का दुर्व्यवहार शुरू होता है, तब वो इस हालत में भी नहीं होते हैं कि कोई चुनाव कर सकें। देखो, मैं आमतौर पर बोलता हूं कि किसी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मैं आमतौर पर बोलता हूं कि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो मजबूर था। लेकिन उसमें एक अपवाद होता है, बच्चा।
चुनाव वो करेगा ना जिसका कम से कम शारीरिक तंत्र इतना विकसित हो, ब्रेन इतना विकसित हो कि वो चुनाव कर पाए। 4 साल तो ज्यादा हो गया, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 14 साल का भी बच्चा चुनाव नहीं कर सकता। वो हर तरीके से आश्रित है, उसे कुछ नहीं पता और उसके सामर्थ्य भी कुछ नहीं। और यही वो वर्ग है जिसके साथ समाज व्यवस्था सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। 22 लाख, सोचो 22 लाख कैंडिडेट्स हैं, 22 लाख या 24 लाख। सीटें कितनी? 25,000 या 50,000 ऐसे ही रहती हैं। गवर्नमेंट की 25,000 सीटें। यूपीएससी कितना? 20 लाख या और ज्यादा? 12 लाख। और सीटें कितनी? 1000। मैं पूछ रहा हूं, इन बच्चों को, इन युवाओं को सबसे पहले यह बताओ, ये सिखाया किसने कि इन्हीं रास्तों पर भागना जरूरी है? इन पर इतना दबाव बनाया किसने कि 1000 सीटों के लिए 12 लाख युवा भागे जा रहे हैं? शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कल की सुबह कुछ बदलने नहीं वाला। इस्तीफा आ गया लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला, बल्कि होगा ये कि वो लोग जो खुद उत्तरदायी हैं युवाओं पर पड़ते घोर दबाव के लिए, तनाव के लिए, वही सेलिब्रेशन की पार्टी में सबसे आगे आगे होंगे। उदाहरण के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। युवाओं की जो दुर्गति है उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ही हैं। बहुत सारी ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड सुसाइड्स होती हैं ये कोचिंग टाउन्स में होती हैं। पर अभी अब जब उत्सव का माहौल बनेगा कि हाँ युवा जीत गए, तो उसमें बहुत सारे लोग आगे आगे होंगे, जिसमें कोचिंग वाले भी आगे आगे होंगे। माँ बाप भी कह रहे होंगे कि हाँ मेरा बच्चा भी गया था वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन में, तो हमने सरकार को झुकाया, देखो मेरे बच्चे ने करके दिखाया। मेरे बच्चे ने तो करके दिखाया, पर तुम खुद वो हो जिसने अपने बच्चे पर उम्र भर प्रेशर बनाया, उम्र भर प्रेशर बनाया। वो असली ट्रेजेडी है जिसकी बात कोई नहीं करना चाहता। एक समाज के तौर पर, एक शिक्षा व्यवस्था के तौर पर, एक परिवार के तौर पर और व्यक्तियों के तौर पर, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, हम कैसे हैं कि हम अपनी औलादों को अपने अरमान पूरा करने का जरिया बना लेते हैं? इस सवाल पर कोई बहस नहीं हो रही। और जब कोई बहस नहीं हो रही तो मुझे डर है कि कल की सुबह अलग नहीं होने वाली। कल फिर से सुबह न जाने कितने बच्चों और युवाओं को जबरदस्ती अंधेरे रास्तों पर ढकेल दिया जाएगा। अरे हमारे अरमान और हमारी इज्जत के लिए तुम जाओ, अब इंजीनियरिंग करो, जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बुआ का लड़का बन गया है ना जाकर डॉक्टर, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कर रहे हो? छोटी मोटी नौकरी नहीं चलेगी, प्राइवेट नहीं चलेगा, आओ घर बैठो यूपीएससी की तैयारी करो। अच्छा तुम्हें दिल्ली जाकर तैयारी करनी है यूपीएससी की, चलो हम देते हैं पैसा, जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम हमारे सपने साकार करके दिखाओ। ये सब कल सुबह फिर शुरू हो जाएगा। और ये वो कारण हैं जिन कारणों से युवा टूटता है, आत्महत्याएं होती हैं। ये कारण बरकरार रहने वाले हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज जो युवा उत्सव मना रहे हैं वही कल के अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, है ना? और वही कल अपने बच्चों पर फिर से दबाव डालने वाले हैं कि चलो 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 जिंदगी की रेस जीत कर दिखाओ। और जिंदगी है क्या वो जानते नहीं, जिंदगी का कुछ पता नहीं, पर जल्दी से माँ बाप बन जाना है और फिर अपने बच्चों को ढकेलते जाना है। ये असली ट्रेजेडी है जिसकी हम बात कर ही नहीं रहे, जिसकी बात कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। पेपर लीक हुआ तो खरीदा किसने था? स्टूडेंट्स नहीं तो खरीदा है खुद। तो प्रोटेस्ट फिर किसके खिलाफ हो रहा है? पेपर लीक हुआ, मंत्रालय से लीक हुआ, वहां कोई ऑफिसर बेईमान है, फिर कोई बीच में दलाल आया होगा, और खरीदा किसने है पेपर? स्टूडेंट नहीं तो खरीदा है। तो उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कब प्रोटेस्ट होगी जिन्होंने पेपर खरीदा? उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कब प्रोटेस्ट होगा जिन्होंने पेपर खरीदा था? और जिन्होंने पेपर खरीदा था उनमें से कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए? इतने सारे स्टूडेंट्स आए प्रोटेस्ट करने, उनमें वो कहां हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था? और इतनों की गिरफ्तारियां भी हुई, सब हुआ। वो माँ बाप जिनके पैसे से पेपर खरीदा गया उनकी संतानों के लिए, उनका नाम कौन लेगा? उनका नाम कौन लेगा? हम ऐसा दर्शाना चाहते हैं जैसे समस्या वहां है, बाहर कहीं। और माफ करिएगा, आपको मैं सवाल पूछूंगा, असुविधा हो जाएगी, आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, पर कर लीजिए गुस्सा। मैं भी पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जिनको अगर किसी तरह पेपर मिल गया होता और सिलेक्शन हो गया होता तो वो कदापि प्रोटेस्ट में नहीं आते? बोलिए। तो हम प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रहे हैं? इस बात के खिलाफ कि उसने फायदा उठा लिया लीक का। फिर तो प्रोटेस्ट इस बात के खिलाफ है कि लीक हुआ पेपर और फायदा उसने उठा लिया। क्योंकि ये सवाल चुभता है और मुझे मालूम है इस सवाल को सुनकर बहुतों को गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल है। और आप जवान लोग हैं, आप भी इतने सवाल करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं भी अगर आपसे कुछ सवाल करूं तो बहुत बार तो ऐसा भी हुआ होगा ना, बताना कि पेपर चुपचाप लीक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा भी तो होता होगा।
हमें तो बस वो किससे पता चलते हैं जहां पेपर लीक हुआ और ये बात भी लीक हो गई कि लीक हुआ। तो हमें तो डबल लीक पता चलती है। दो घटनाएं हैं, एक है पेपर का लीक होना और दूसरा इस बात का लीक होना कि पेपर लीक हो गया। इनमें ऐसा भी तो होता होगा ना बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे सालों में, बहुत सारे एग्जाम्स में कि पेपर लीक हुआ और चुपचाप लीक भी हो गया। जिन्हें खरीदना था उन्होंने खरीद भी लिया, वो सेलेक्ट भी हो गए, वो डॉक्टर इंजीनियर उन्हें जो बनना था बन भी गए। ये सब जो बन गए डॉक्टर इंजीनियर आईएएस जो भी बन गए, इन्हें तो हमने कभी प्रोटेस्ट करते नहीं देखा, इन्हें तो नहीं देखा ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा हित सध जाए, मेरा हित सध जाए। और यही जो बात है ये कल की सुबह को बदलने नहीं देगी। ऊर्जा और आक्रोश खूब है युवाओं के पास, लेकिन विवेक के बिना आक्रोश अंधा हो जाता है। सोशल मीडिया पर जेंजीज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चली थी प्रोटेस्ट के बारे में, और ऐसे कॉल टू एक्शंस भी थे कि आप भी आए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैं भी जेंजी हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना था मेरी जनरेशन के लिए जिनके साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा था। और ये कन्फ्यूजन भी था कि उधर वायलेंस भी है, और आपको सुन के उतना समझा भी कि वो जो भी है इवन दो जस्टिफाइड है बट शैलोनेस से आ रहा है, पूरी समझ से नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो फिर अगर मेरे जैसे कोई जेंजीज होंगे जिनको यही कन्फ्यूजन है कि जाए और ना जाए, तो फिर कैसे हेल्प कर सकते हैं यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? देखो, जाओ, बेशक जाओ, ठीक है, पर जैसे हो ऐसे रहते हुए मत जाओ। गीता इसमें सबसे सुंदर उदाहरण है। देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के पास दो त्वरित विकल्प हैं, इमीडिएट ऑप्शंस। पहला, युद्ध छोड़ करके चला जाऊं, यह हुआ न जाना कि कहीं कुछ हो रहा है, मैं उस संघर्ष से पीछे हट गया। कृष्ण का नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं कहा जैसे हो ऐसे ही लड़ जाओ। कृष्ण ने कहा पहले गीता सुनो पूरी फिर लड़ना। यह कह रहा हूं। और गीता सुने बिना अगर लड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब आपके तर्क ये उठेगा, तो क्या हम ज्ञानी और विद्वान होने का इंतजार करते रहे, लड़े नहीं? और क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि सबको पूरा ज्ञान हो जाए उसके बाद ही क्या हम निकलेंगे प्रोटेस्ट करने? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। पहली बात, कृष्ण ने सबको नहीं कहा कि आओ 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 गीता सुनो और गीता एग्जाम पास करो तभी लड़ोगे, यही क्राइटेरिया है, एंट्रेंस क्राइटेरिया है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो नेतृत्व करने वाला है मैं उससे बात करूंगा। और उसके ऊपर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगाया, बोले ऐसे नहीं तू एक भी तीर चला सकता, पहले गीता सुन। कृष्ण ने यह बात सारे कौरवों और सारे पांडवों को लेकर नहीं कही, पूरी सेनाओं को, इतने अक्षौहिणी वहां पर सेनाएं खड़ी हुई थी सबको लेकर नहीं कही, सारे पांडवों को लेकर भी नहीं कही। यह भी नहीं कहा कि अरे कम से कम युधिष्ठिर आप धर्मराज हैं, आप भी आइए बैठिए गीता चल रही है। लेकिन जो सबसे अग्रणी था लड़ने में, जो सबसे ज्यादा कह रहा था कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, युद्ध किस तरफ को जाएगा ये मुझ पर निर्भर करता है, कृष्ण ने कहा तुम नहीं लड़ सकते जब तक कि तुम गीता से गुजरे नहीं हो, और मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, युद्धस्व लड़ो, पर जैसे तुम हो ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे नहीं। जिस भीड़ की आंख नहीं खुली है उसको आपने आंख खोले बिना ही सड़कों पर भेज दिया, तो सड़कों पर फिर क्रांतियां नहीं होती, हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। जिन्हें खासकर सड़क पे उतरना है उनके लिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि आंखें खुली हुई हो। मैं तुमसे कह रहा हूं आंखें खोलो पहले, फिर उतरो सड़क पे, बिल्कुल उतरो, फिर मैं भी उतरूंगा तुम्हारे साथ, पर आंखें बंद करके नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सवाल का एक हिस्सा अभी भी शेष रह जाता है, तो आंख खोलने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कितना वक्त लगा था? अर्जुन से बात कर रहे हैं कृष्ण, कितना वक्त लग गया था? 12 साल। दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई थी, इतना तो वक्त है ही नहीं कि बहुत वक्त नहीं लगता भाई। अर्जुन को लेके नहीं गए थे कि चलो पहले मेरे साथ 12 साल की रिट्रीट पर, और जब पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे सिर्फ तभी तुम आकर के युद्ध करोगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गीता के 700 श्लोकों के बाद भी अर्जुन पूर्ण ज्ञानी नहीं बन गए थे। हम जानते हैं कि गीता के बाद, फिर महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को पुनः गीता के उपदेशों की जरूरत पड़ी थी, और तब अर्जुन की बात शुरू यहां से होती है कि पहले आपने जो गीता का उपदेश दिया तो मैं भूल गया हूं, तो पुनः बताएं। तो पूर्ण ज्ञान का इंतजार करने को आपको नहीं कह रहा हूं बाबा कि जब पूरे तरीके से तुम लिबरेटेड हो जाओ या रियलाइज हो जाओ सिर्फ तब लड़ने जाना है। मैं कह रहा हूं कम से कम अर्जुन जैसे तो हो जाओ, एक न्यूनतम तल की स्पष्टता तो आ जाए जीवन में, तब लड़ो। और तब तुम ऐसे लड़ोगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, जैसे अर्जुन को कोई रोक नहीं पाया। और अर्जुन को रोक कोई इसीलिए नहीं पाया क्योंकि अर्जुन अपने न तो 100 कौरव भाइयों के साथ थे और न 4 पांडव भाइयों के साथ थे, अर्जुन कृष्ण के साथ थे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा युद्ध ऐसा हो कि तुम रोके ही ना जा सको, तो तुम्हें कृष्ण, और कृष्ण से मेरा आशय आप जानते ही हैं किसी व्यक्ति से नहीं है, एक दिशा से है। स्पष्टता की ही दिशा को, आंतरिक स्पष्टता की दिशा को कृष्णत्व कहते हैं। 12 साल इंतजार करने को नहीं कह रहा हूं। 18 दिन का युद्ध था, गीता के भी 18 अध्याय। अरे
थोड़ा समय तो दो ना अपने आपको, दिन का 1 घंटा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ चल सकती हैं, आइदर और नहीं है। अफसोस मुझे ये होता है कि सिर्फ एक प्रक्रिया चल रही है, बाहर वाली। चलो बाहर की ओर चलते हैं और नारा लगाते हैं, और भीतर की ओर कौन चलेगा? भीतर की ओर कौन चलेगा? इतना समय तुम व्यर्थ के सोशल मीडिया पर लगाते हो, 1 घंटा विजडम लिटरेचर पर भी प्रतिदिन लगा लिया करो। तुम ज्यादा अच्छे क्रांतिकारी बनोगे, तुम्हारी क्रांति में ज्यादा जान होगी, और फिर कोई पॉलिटिशियन तुम्हें ठग नहीं पाएगा। भूलिएगा नहीं, अर्जुन को न तो यह कहा कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, और न ही यह अनुमति दी कि अपने अंधेरे और अज्ञान के साथ ही तुम बस लड़ जाओ। उन्होंने कहा लड़ेंगे तो जरूर, पर पहले पूरी बात को समझेंगे फिर लड़ेंगे। ज्ञान के बिना लड़ाई लड़ना आत्मघातक हो जाएगा। यह क्या ज्यादा बड़ी मांग है? बस यही आपको सलाह दे रहा हूं, जाओ जाओ, पर अंधे गुस्से के साथ नहीं। पहले समझो कि समस्या शुरू कहां से हो रही है, पहले समझो कि जिनके पीछे पीछे चल रहे हो उनके मंसूबे इरादे क्या हैं, और पहले समझो कि तुम कौन हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में सचमुच चाहिए क्या है। इस समझ के साथ फिर जब क्रांति सड़क पर भी उतरती है तो फिर वो सभी दिशाओं को जीत लेती है, कोई एक सड़क ही नहीं। समझ रहे हो बात को? जो क्रांति युवा बाहर बाहर करना चाहता है वो बिना जड़ की क्रांति है। हम क्रांति का गहरी जड़ों वाला वटवृक्ष ही बड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्रांति दूसरी नहीं है जो हम यहां रोज कर रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे आचार्य जी क्या आप इन प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं? मैंने कहा मैं समर्थन क्या करूंगा, मैं तो प्राइमरी प्रोटेस्टर हूं। जब ये प्रोटेस्टर्स पैदा भी नहीं हुए थे मैं तो तब से बहुत गहरी से गहरी प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पर तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वास्तविक प्रोटेस्ट कहते किसको है। तुम्हारी प्रोटेस्ट कल परसों खत्म हो जाएगी, मेरी तब तक चलेगी जब तक मेरी सांस है। यह अंतर है। तुम मिनिस्टर को बदलने से संतुष्ट हो जाते हो, मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं बदल जाता। और बदल जाएगा हिंदुस्तान तो फिर किसी मिनिस्टर को बदलने की जरूरत रह जाएगी क्या? हम क्यों ये साधारण सा सवाल पूछने से बचते हैं कि ऐसे मिनिस्टर्स को सत्ता में लाता कौन है? अगर आपको मिनिस्टर से इतनी समस्या है तो पूछिए कि फिर सत्ता में लाया कौन था। और आपको तो सबसे ही समस्या है क्योंकि पेपर लीक भी इतने राज्यों में हो रहा है, और एक नहीं 100 तरह के भ्रष्टाचार हर राज्य में हो रहे हैं, हर सरकार में हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। तो ले दे करके आप अगर जनजी से पूछोगे तो यही कहेंगे कि सारी पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं। तो मजेदार सवाल हो गया, अगर सारे पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं तो इनको वोट किसने दिया था? वोट किसने दिया था? और उस वोटर को नहीं बदल रहे हो तो जो अगला आएगा वो भी तो भ्रष्ट ही होगा। पर नहीं, सड़क पर उतरना मैं कदर करता हूं तो सड़क पर उतरे, लाठियां खाई उनकी, लेकिन देखो 2-4 दिन का काम है। युद्ध में आप उतर रहे हो तो आपको एड्रेनलिन चाहिए है, आप कहीं कुछ जीत रहे हो तो उससे आपको डोपामिन मिल रहा है, अच्छा है, मोटिवेशन बढ़ता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देश को ही बदलना चाहो तो फिर उसके लिए डोपामिन नहीं डिवोशन चाहिए होता है, और लॉन्ग टर्म डिवोशन चाहिए होता है। ये गाना याद आ रहा है, आप गंभीर हो गए इतना, आपको गाना सुनाना जरूरी है। वो मूवी थी मनोज कुमार ने गाया था, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर मैं उसको जेनजी के लिए गा दूं, क्योंकि अभी तो यही है कि ये बातें करते थे पर हमारे समर्थन में तो आए नहीं, और अभी हमें समर्थन करने वाले इतने मिले हुए हैं और हमने जंग भी जीत ली है और सब मिलकर हिपे फुर्रे कर रहे हैं। तो गाना पता है ना क्या है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ फिर तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जनजी को संदेश है क्योंकि उन्हें ही बड़ी आपत्ति है। नजरों में अपनी जब गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही जब घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए।